वो कहता है करप्शन फैल रहा है, करप्शन फैल रहा है, बीजेपी करप्ट है। लोग कहते हैं देखो ध्रुव राठी ने कह दिया बीजेपी करप्ट है। ध्रुव राठी पता नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, मस्ट बी इन हिज निकर्स, 10 साल से मैंने कह रहा हूं कि मोदी करप्ट है। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एफसीआरए अमेंडमेंट ध्रुव राठी आजकल लाया है, आज तक नहीं बताया उसने। एफसीआरए एक्ट अमेंड कर दिया गया था क्योंकि बीजेपी कन्विक्ट कर दी गई थी करप्शन के चार्ज पे। लेकिन ध्रुव राठी क्यों नहीं कहता? क्योंकि कांग्रेस भी कन्विक्ट कर दी गई थी, और अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। अब ध्रुव राठी की गुड लक टू हिम यार, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव राठी ऑल्सो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द गाय, बट फॉर हिम टू से कि मैं पहली बार ये लाया हूं, नहीं, देयर आर हंड्रेड्स। और मैं अपने आप को यूनिक पायनियर नहीं मान रहा। मुझसे पहले भी, मुझसे बाद भी बहुत लोगों ने बहुत चीजें उजागर करी हैं। आपकी ध्रुव राठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है एक, मोदी को बैश करो, बीजेपी को बैश करो, आरएसएस को बैश करो। अब ध्रुव राठी की ये हिम्मत नहीं है कि कभी प्रेज कर दे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हटने शुरू हो जाते हैं, उसको खुद पता है। वही चीज है इस्लाम, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। और अंजुम, ये चौथी फील्ड जो बहुत सारे अभी स्प्राउट कर गए हैं, यू नो, ये जैसे मैं कहता हूं ना, 4 नींबू निचोड़ने से दूध नहीं इतना फटता जितनी इनकी हालत होती है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे सब्सक्राइबर, जिससे मेरा पैसा आ रहा है। तो एक तरह से आप ये देखिए क्या हुआ है। तो इस आपको माफ कीजिए, रोकना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात की। जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनको बताऊं, डॉक्टर साहब, उनके लिए थोड़ा अगर मैं आसान करूं, डॉक्टर साहब का कहना है कि हर आदमी अपने आप को जो निरपेक्ष कहता है कि मैं अनबायस्ड हूं, वो भी असल में या तो किसी से नफरत कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है। डॉक्टर साहब, इस पर मेरा सवाल ये है कि एज ए क्रिएटर या एज ए पॉलिटिकल या सोशल कमेंटेटर, क्या हम लोगों को, आम आदमी की इंटेलेक्चुअल जो इंटेग्रिटी है, कि वो सच में कुछ समझ रखता है और वो समझ पाएगा मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, उस पर यकीन नहीं है क्या? यकीन नहीं है कि हमें लगता है कि नहीं, मैं अगर मोदी की 4 अच्छाई कर रहा हूं और एक दिन मुझे लगता है मोदी की बुराई कर रहा हूं, तो मेरा रीडर या मेरा व्यूअर समझ पाएगा कि आदमी सही बोल रहा है, ये इसकी इंटेग्रिटी पे मुझे यकीन है। क्या हमें लोगों पर भरोसा नहीं उनकी अकल पे? क्या पते की बात कही आपने, पर इसका आंसर मेरे पास है, क्योंकि आप ऐसा करते हैं। आंसर मैं बताऊं क्यों है। आपको ऑब्जेक्टिव होने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, यू हैव टू बी, अब मैं कह रहा हूं, बहुत लोग मुझसे हो सकता है बुरा मान जाएं, इस पे मत मानेगा, ये मेरा पैरामीटर है, ठीक है, कि एकदम आइडियोलॉजिकली नॉन अलाइंड, एंड आई एम इंक्लूडिंग रिलीजन इन द आइडियोलॉजी, ठीक है। कोई, नोबडी इज टू बी वर्शिप्ड, यू आर एन एथीस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, रिलीजन, नॉन रिलीजन, इन एवरी रिस्पेक्ट। वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, 3 कंडीशन। दूसरी कि यू कंसिडर योर सेल्फ एज टोटली इनसिग्निफिकेंट, विदाउट पर्पस, विदाउट एम। कल को आप गए भी हैं भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सांस ले रहे हैं गाय और कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, मक्खी की तरह। ह्यूमन बीइंग इज जस्ट दैट, नंबर 2। थर्ड इज कि यू हैव सेड योर गुड बायज, बाय बाय कह चुके हैं, मौत की कगार से वापस लौट गए आप। ये 3 चीजें अगर आप में हैं, और फिर भी अगर आप बायस्ड हैं, तो आप पे धिक्कार है, धिक्कार। और ये 3 चीजें मेरे साथ हैं। तो मैं जो कहता हूं, मुझे किसी का कुछ डर नहीं है, भाई आजा तू जान ले ले, लोग कुछ भी कर ले, बिकॉज आई हैड सेड माई गुड बायज टू माई फैमिली। अब ये एवरी डे इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरा क्या, मैं जब वापस घर गया, आफ्टर आई हैड सेड माई गुड बायज एंड आई सर्वाइव्ड, मैंने कहा ये सब जो क्रिएट किया है, क्या मतलब है इसका? और कोविड के टाइम पे हमने देखा हमारे कितने दोस्त, इतने जर्नलिस्ट गए, सरदाना जी गए, मतलब वन डे यू आर हियर हैविंग अ लाइब्रेरी ऑफ थॉट्स, हैविंग एवरीथिंग, एंड नेक्स्ट 5 minutes you're gone. It doesn't make sense for you to think that you are saying something important or you can. So ये जितने भी लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, जैसे आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा, क्या कहा आपने, कौन सी? इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, विचारों की दुकान। मेरी और डॉक्टर साहब की बात जो हो रही थी ब्रेक में, वो ये कि बहुत सारे लोग जो पहले टीवी में थे, अगर मैं कहूं, और उनका ये शिकायत थी कि हमें न्यूट्रल नहीं रहने दिया जा रहा, हम बायस्ड हो गए। लेकिन जब वो अपने यूट्यूब चैनल, अब उनका बायस एक्चुअली बाहर आया है। अब जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, तो हम देखते हैं कि वो एक आदमी को पकड़ के दिन रात उसको धुनते हैं। तो उस पर हमारा थॉट ये था कि हर आदमी ने अपने एक विचारों की दुकान बना रखी है, ये मोदी की नफरत की दुकान, ये मोदी की तारीफ की दुकान। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज का एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने ट्वीट किया उसके बारे में। ये जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए हैं, यूट्यूबर्स हो गए, प्रेस फ्रीडम हाय हाय 10 साल से हो गया, आज
सिटिंग चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत ने कहा है कि आई विल स्ट्रिप यू नेकेड, आई विल बीट यू, आई विल थ्रैश यू, पब्लिक में पिटाई करूंगा अगर तुमने, 2 जर्नलिस्ट अरेस्ट हो गए, पुलिस ने अरेस्ट किए। अब कोई नहीं बोलेगा प्रेस फ्रीडम, कोई नहीं कहेगा। तो ये चुन चुन के और ये सब कहते हैं ना, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, ट्रूथ। बदमाशों, तुम्हारे लिए, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, सिर्फ मोदी पावर में, ममता पावर में नहीं है, स्टालिन पावर में नहीं है, रेवंत पावर में नहीं है। धिक्कार है तुम लोगों पे, सिलेक्टिव आउटरीच, टोटल सिलेक्टिव आउटरीच है। अभी स्टालिन की पुलिस ने एक यूट्यूबर, एक्चुअली डीएमके सरकार के फ्रेंडली था वो, जिसका इंटरव्यू ले रहे थे, पुलिस ने ये कह दिया कि ये कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है। यूट्यूबर नोएडा में था, तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु चेन्नई से नोएडा आए, उसको अरेस्ट करके ले गई ट्रेन से। पता भी चला आपको? नहीं चला। सो ऐसा बायस चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट, ये यूट्यूबर्स और हम इसलिए निकल गए क्योंकि हम सांस नहीं ले पा रहे थे। शर्म कर लो थोड़ी सी। तो मतलब हर आदमी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कह रहे हैं कि उसको एड्रेस कर रहा है। बीजेपी पर आ जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद अब तक ये लग रहा होगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, लेकिन जिन्होंने आपको सुना है, उनको पता है कि डॉक्टर साहब शायद बीजेपी को जितना घिरते हैं, मुझे लग रहा है बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं घिर पाते। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब बीजेपी को लेकर यह है कि बीजेपी वहां तो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में बहुत अच्छी है जहां पर कोई पॉलिटिक्स आड़े नहीं आती। जहां भी उसको लगता है कि कोई आउटरेज हो रहा है, हम पर प्रेशर बन रहा है, फिर वो ये नहीं देखती कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से कितना फायदा होता है, वो चुपचाप पीछे हट जाती है। क्या बीजेपी में इतनी ताकत, इतनी सीटों के बाद भी वो पॉलिटिकल विल क्यों नहीं? अगर मैं 2-3 एग्जांपल दूं, आप तो अक्सर देते ही हैं, कि जैसे किसान बिल की बात है, या CNRC की बात है, डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात है, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन था उसकी बात है, इस तरह के 8-10 और एग्जाम्पल हैं जहां थोड़ा सा आउटरेज हुआ, बीजेपी को लगा कि हमारा सिंहासन डोला, वहां चुपचाप ये पीछे हट जाते हैं, फिर नहीं सोचते कि उसको इंप्लीमेंट करने से कितना फायदा होता है या कितना नहीं होता। बिल्कुल। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? द ओनली एक्सेप्शन इज 370 का कोट एंड कोट एब्रोगेशन, जो कि पॉलिटिकल, इट वुड हैव क्रिएटेड अ स्टॉर्म, बट बीजेपी वेंट अहेड। सो आई वुड से दैट इज वन ऑफ द ब्लेमिश्ड सक्सेसेस ऑफ बीजेपी। किसान बिल में क्या हुआ फिर? डर गए, सीधी सी बात है। देश के बारे में नहीं सोचा। मैंने तो डंके की चोट पे एंटी नेशनल कहा था मोदी को। आई स्टैंड बाय माय रिमार्क। देखिए, नेशनल और प्रो नेशनल, एंटी नेशनल क्या होता है? व्हेन यू थिंक बियॉन्ड योर गेटिंग इलेक्टेड, बियॉन्ड योर वोट बैंक, योर अपीजमेंट, योर स्टेट, योर पार्टी, योर कोलीग्स, यू थिंक ऑफ द नेशन। जितनी ज़रूरत वो 3 फार्म लॉज की थी इस देश को, उतनी किसी भी फील्ड में कोई भी जरूरत उतनी ऊपर तक नहीं आती। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। क्योंकि 44% ऑफ आवर एक्टिव लेबर फोर्स, जो कि 600 मिलियन का है, कई लोग कहते हैं 585 मिलियन है, कई कहते हैं 615 मिलियन, एवरेज लगा लीजिए। 44% of our labor force is involved in agriculture. That contributes only 13.5 to 14% of the GDP. In the West, not more than 2% of the labor force is involved. Even middle income economies में 3%, 3.5, यहाँ 250 मिलियन लोग एक ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व हैं that is contributing pitifully to our GDP, जहां पे प्रोडक्शन टू परचेज एवरीथिंग इज medieval। अब मैं आपको ऐसे आंकड़े दूंगा, पता नहीं टाइम हमारे पास कितना है, बिल्कुल है, लेकिन 2 मिनट दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि ये क्या किया गया है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मोदी ब्लेस्ड है। उनकी एक एक प्रो नेशन डिसीजन को ऑपोजिशन ने आउटरीच किया है, और एक एक एंटी नेशनल डिसीजन को ऑपोजिशन ने सपोर्ट किया है। जैसे एब्रोगेशन ऑफ फार्म लॉज, ऑपोजिशन सपोर्टेड इट। प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, ऑपोजिशन सपोर्ट। वो तो ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो में था, सारी चीजें मैनिफेस्टो में थी, मैं उस पर आ रहा था अभी। तो एक एक, तो वही ब्लेस यू हुआ ना आदमी। तो मोदी कहे भाई मैंने तो ये रिपील कर दिए फार्म लॉज, और ये ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है मुझे। मैं तो ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाया, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है। मैं तो लेबर रिफॉर्म्स नहीं लाया, मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं लाया, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है। जीरो प्राइवेटाइजेशन अदर देन एयर इंडिया, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है। तो मैं क्यों हिलूं? जैसे आपने कहा था ना, स्टेटस को मेंटेन करो, ऑपोजिशन सड़कों पे नहीं आएगा, और आपको जो चल रहा है फ्री भी चलता जाएगा। लेकिन मैं एग्रीकल्चर पे आना चाहता हूँ। 70 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल फार्मलैंड, which is almost 40% of all available agricultural farmland, has been damaged in the last 6 years because of floods and droughts.
110,000 farmers have committed suicide. 82% of cropland and farmers are not insured. 70 million tons of our produce goes waste. 30% of all fruits and vegetables go waste. 60,000 tons of chemical pesticides is used. 30,000 Indians die of pesticide poisoning every year. जितना हम पानी 3,000 billion cubic feet of Godavari river in monsoon goes waste into the ocean. The water requirement of entire state of Tamil Nadu is 1800 billion cubic feet. कहाँ के आंकड़े मैं आपको दूं? पॉइंट ये है, अभी तो मैं और एग्रीकल्चरल पे नहीं आया, लेकिन ये सब चेंज हो जाता. 3 फार्म लॉज आते. एक था कि फार्मर्स की ये राइट होगी, चॉइस देंगे हम कि आप सरकारी मंडी एपीएमसी में अपना सामान बेचें या प्राइवेट मंडी में बेचें. बिजनेस की धरोहर ही वही है. फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इज चॉइस. अगर कल को आप बिजनेसमैन, आपने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, आपको कैसा लगेगा अगर सरकार कहे कि आप अमेजोन पे नहीं बेच सकते, ये आप हमारी एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो कि 10 मिनट चलती है 24 घंटे में, उस पे बेचेंगे. आप सू नहीं कर देंगे गवर्नमेंट को? बिल्कुल. लेकिन फार्मर्स ये करने के लिए आप चुप रहे. क्यों? क्योंकि ये मनोज कुमार के गाने सुन सुन के ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, हमने फार्मर्स को डेमीगॉड बना दिया. हम ये भूल गए फार्मर्स क्या चाहते हैं. फार्मर्स कहते हैं हमें आप भगवान मत बनाओ, हमें बिजनेसमैन रहने दो. सेकंड रिफॉर्म क्या था कि आप इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा देंगे. अब वो क्या था, ये ब्यूरोक्रेटिक वे में स्टोरेज को होर्डिंग कह देती थी सरकार. रातों रात नॉन अवेलेबल वारंट आ गया आप पे कि आप स्टोर पेरिशेबल अमाउंट को, कमोडिटी को, आप प्रोड्यूस को आप स्टोर कर रहे हो. सरकार ने कहा नहीं आप स्टोर नहीं कर रहे, आप होर्डिंग कर रहे हो, और जेल में डाल दिया. सो नो बिजनेसमैन, नो बिजनेस वुमन वर्थ हिज और हर सॉल्ट वाज प्रिपेयर्ड टू मेक स्टेट ऑफ द आर्ट गोडाउन्स जहां पे पेरिशेबल. आपने देखा होगा हर साल किसान आते हैं सड़कों पे, कितने टमाटर, भिंडी, आलू, दूध भी डालने लगे हैं आजकल. ठीक है, ये प्रोविजन हटा देते. अब आप ये जान के आपको ताजुब होगा नीरज जी कि हम एक जमाने में 60-70s में हम 80 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे एक साल में. अब हम 320 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करते हैं, 4 times दैट. लेकिन हमारी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? 145 मिलियन टन्स. 50% ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस वी कैन नॉट स्टोर. दिस इज द एग्रीकल्चर राइट नाउ. और साल बतौर साल एमएसपी बढ़ाए जा रहे हैं. अब हिम्मत नहीं है किसी पॉलिटिशियन की कह दे कि एमएसपी देना बंद करो, क्योंकि ये जितना एमएसपी दोगे वही चीज बार बार उगाए जाएंगे, प्रोक्योर वही चीज करे जाएगी. दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीबी है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये एक रेलिक है सोवियत यूनियन का. हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये खुश होकर कहती है कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दिया. शुगर केन का भी एमएसपी इक्विवेलेंट बढ़ा देते हैं. वो ये नहीं जानते कि आप ये एक तरह से फार्मर्स को सरकारी नौकरी दे रहे हैं. पहली बात तो ओनली 6% ऑफ फार्मर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. नंबर 2, आप जितना एमएसपी आप सरकार देगी फार्मर्स वही उगाएंगे. सो एज ए रिजल्ट पंजाब हरियाणा में उनको सरकारी नौकरी मिली है, वही उगा रहे हैं. मैंने आपको कहा, आपको एग्जांपल दिया मैंने कि 41 मिलियन टन्स इज आवर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ प्रोक्योरिंग. इससे ज्यादा हम सरकार, पार्लियामेंट ने कह रखा है मत लो. इट हवर्स अराउंड 23 to 25 मिलियन टन्स. 2 साल पहले हमारा था 100 मिलियन टन्स, 60 मिलियन टन्स ओवर द बफर कैपेसिटी. क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन में दम नहीं था कि फार्मर से कहे मत, हम नहीं लेंगे. 3 लाख 2.75 लाख करोड़ ऑन एवरेज, 3 लाख करोड़ एवरी ईयर द गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग. और वो सड़ रहा है, फिर सारा सड़ रहा है. जब कोविड स्ट्राइक किया 8 मिलियन टन्स हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे बिकॉज चूहे खा गए थे. वो मतलब आप पैसे का भी नुकसान करवा रहे हैं और जो किसानों ने जो प्रोड्यूस किया वो भी बर्बाद. अच्छा, और वही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि हर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे आप गारंटी करो एमएसपी. बीजेपी ने राइटली कहा पागल हो गए, हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे. वैसे ही हम 9 लाख करोड़ पीएसयू को चलाने में लगाते हैं. 45 लाख करोड़ बजट हमारा है एनुअल एलोकेशन का. 9 लाख करोड़ उस पर चले गए, इसमें 16 से 20 लाख करोड़ जाएंगे. बच्चे खाएंगे क्या? राइटली कहा ये. लेकिन फिर हरियाणा इलेक्शन आ गए. बीजेपी promised exactly that to every Haryana farmer who's producing every agricultural produce. और एंड क्या हुआ? बीजेपी वन. राहुल गांधी की स्कीम थी खटाखट, आपको याद होगा कि हम साल में 1 लाख रुपए हर महिला को खटाखट देंगे. बीजेपी राइटली मॉक्ड कि क्या कर रहे हो तुम. लेकिन फिर आ गए महाराष्ट्र इलेक्शन. बीजेपी ने क्या किया? दे नॉट ओनली प्रॉमिस्ड इट, दे इंप्लीमेंटेड इट. 1500 rupees per month to every eligible woman aged 21 to 60 in Maharashtra. It costed the exchequer 50,000 crores per year. सब लोग पूछते हैं पंजाब का डेट क्या है, हिमाचल का डेट क्या है, राइटली. लेकिन कोई ये पूछता है कि बीजेपी स्टेट महाराष्ट्र का डेट क्या है? 8 लाख करोड़.
somebody has to pay for this. नीरज जी, हम अमेरिका नहीं है जिसका अभी डेट है $38 ट्रिलियन, वो तो कहे $60 ट्रिलियन हो जाए वो तो छाप देंगे, वो तो उनका क्या है, हेलीकॉप्टर मनी है, हमें किसी को देना पड़ेगा ये पैसा। तो डॉक्टर साहब फिर ये बताइए, आपने कहा कि जो सरकारें एमएसपी के नाम पर इतना पैसा दे रही हैं, मुफ्त रेवड़ियों के नाम पर पैसा दे रही है, बीजेपी जो कल तक विरोध करती थी वो आज दे रही है, इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम हम देख रहे हैं कई स्टेट में वापस आ रही है, तो ये जो सारा पैसा है जो आप क्यों कौन से बदला ले रहे हैं आप ये बताइए। तो ये जो सारा पैसा टैक्स पेयर्स का है और सरकारी पैसा लोगों को, किसानों को या आम लोगों को दे रही है, एक तरह से रिश्वत है कि तुम्हें मैं ये चीज दूंगा और तुम इसके बदले में मुझे वोट दे दो। ये तो लोगों को रिश्वत देकर सत्ता पे बैठने का अधिकार आप ले रहे हैं, इससे जो टैक्स पेयर है उसको क्या हासिल हो रहा है, तभी इतने सारे लोग देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, या तो आप पॉलिटिशियंस को गाली दे दें, ठीक है, जो कि मैं दिन रात देता रहता हूं, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हिपोक्रेसी कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा निकलेगी। वो कहेगा भाई मुझे क्यों गाली दे रहे हो, मैं तो ये करूँगा, मेरे लिए कोई रूल नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक रूल है, मैं जीतूंगा। फिर आप गलती किसकी ठहराएंगे? गलती जो पॉलिटिशियन के ऊपर है उसकी ठहराएंगे। एक जो कि एक तरह से एपरेंट है, ऊपर है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, जुडिशरी, पॉलिटिशियन से मैं ऊपर ही मानूंगा उनको, क्योंकि पॉलिटिशियन का भी थोड़ा डर है जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उनको डर लगता है, उनकी सारी जजमेंट्स को ओवरटर्न नहीं करते, यू नो, सो दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट चुप है इस मामले में। कोई ये डिसाइड करेगा कि फ्रीबी क्या है, वेलफेयर क्या। आई एम फॉर अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया शुड बी अगर इंडिया वेलफेयर स्टेट ना हो, वी वुड वाइप आउट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। अगर मोदी ने 120 मिलियन टॉयलेट नहीं बनाए होते, कि आपको पता है कि एक नए टॉयलेट जो बना है, हाउस होल्ड इज सेविंग 50,000 रुपीज इन हेल्थ कॉस्ट। वेलफेयर इज क्रूशियल, इट सेव्स लाइव्स। अगर मोदी ने 110 मिलियन टैप कनेक्शंस नहीं दी होती, आपको पता है अंडर 5 डायरियल डेथ्स हैव बीन स्लैश्ड बाय हाफ। अगर मोदी ने 1 बिलियन इंडियंस को एक साल में 2 बार वैक्सीनेट नहीं किया होता, कितने लोग मर जाते। वेलफेयर बहुत क्रूशियल है, जरूरी है। अगर मोदी ने 103 मिलियन गैस कनेक्शंस नहीं दिए होते, क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी का रीजन इंडिया में कोई डिजीज नहीं है, हाउस होल्ड पोल्यूशन है। जो ये फूक फूक के मदर्स वो बनाती थी, चूल्हा फूकती थी, उज्ज्वला योजना में, दैट यूज्ड टू किल द इन्फेंट्स। अभी एवरी ईयर 1.5 लाख आर बीइंग सेव्ड डायरेक्टली थ्रू उज्ज्वला। सो वेलफेयर इज क्रूशियल, लेकिन लोगों को ये देखना है कि इन ऑर्डर फॉर वेलफेयर यू नीड अ कैपिटलिस्ट स्टेट, नॉट सोशलिस्ट स्टेट। यू नीड टू जनरेट दैट मनी टू स्पेंड इट। अब वो आप जनरेट नहीं कर रहे हैं, सारा सोशलिज्म फैला हुआ है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आए हुए हैं, गवर्नमेंट पूरी बिजनेस में है, लेकिन फिर भी आप फ्रीबी पे फ्रीबी दिए जा रहे हैं। टफ डिसीजन आप ले नहीं रहे हैं, टफ डिसीजन ले नहीं रहे हैं आप। somebody has to draw that line। नीरज जी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा है, वो कोई ड्रॉ नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी नहीं करेगा। पॉलिटिशियन कहेगा एवरी फ्रीबी इज वेलफेयर। तो वेनेजुएला कब बन रहे हैं फिर हम? वेनेजुएला देखिए उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज और कहूंगा, सरकार को कोस दिया, जुडिशरी को कोस दिया, अपने को नहीं कोसा ना, तो मैं अब अपने को कोसना चाहूंगा। हमारे में भी कंफ्यूजन है, हमने खुद ये लाइन ड्रॉ नहीं करी है, फ्रीबी क्या है, वेलफेयर क्या है। आई एम फॉर वेलफेयर स्टेट, लेकिन ये इतना आसान नहीं है लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि कोई भी पलट के कह सकता है भाई ये तो फ्रीबी नहीं है, वेलफेयर है। तो आज जो कुछ स्कीम चल रही है उसमें हमारे दर्शकों को बताइए, क्या वेलफेयर है? वेलफेयर तो आपने बता ही दिया, yes। क्या फ्रीबीज है, कौन सी है जिसे नहीं, क्योंकि आप लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा कि किसी भी आदमी को कोई मुफ्त चीज देंगे, पहली बार वो आपका थैंक यू कहेगा, दूसरी बार उसको लगेगा इस बार नहीं मिला, और तीसरी बार वो नाराज हो जाएगा कि अरे तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे। बिल्कुल, अब मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने इस पे लिखा भी हुआ है और बोला भी हुआ है, पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूं। वेलफेयर क्या है, फ्रीबी क्या है, ये समझिए। वेलफेयर को मैंने डिफाइन किया हुआ है, टैक्स पेयर का मनी अगर आप फॉर द नेशन खर्च कर रहे हो वो वेलफेयर है। फ्रीबी इज यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटी, लाइक प्लेकेटिंग अ वोट बैंक, अपीजिंग फॉर अ पार्टी। इंटरेस्ट प्राइमरी पॉलिटिशियन का अपनी पार्टी के प्रति है और इलेक्शन जीतने के प्रति है। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। एमएसपी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, बिगेस्ट फ्रीबी इज एमएसपी। और अगर ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टार्टा बने हुए हैं, अब इसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं जिस तरह से आते हैं कि भाई एमएसपी तो किसानों के लिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी जिंदगी में थोड़ी ना हो रहा है, वो तो किसान ले रहे हैं। सबसे ज्यादा फर्क मैं आपको बताता हूं कैसे पड़ रहा है। जैसे एमएसपी गारंटी किया गया, जिस क्रॉप्स के लिए गारंटी किया, फार्मर्स वर ग्रोइंग ओनली दैट क्रॉप। राइस इज अ इमेंस वाटर गजलर क्रॉप, तो पंजाब और हरियाणा में राइस और वीट उगने लगी, एंड वाटर टेबल वेंट डाउन अलार्मिंगली।
फॉर वंस पॉलिटिशियंस वर अलार्म्ड, उन्होंने कहा भाई ये तो सारा पानी खत्म कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ऐसा अलाउ नहीं होगा। वो एक लॉ लाए कि राइस सोइंग सीजन जो है विल कोइंसाइड विद द मॉनसून, तो आप मॉनसून रेन्स पे राइस तो थोड़ा डिले हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंगली राइस हार्वेस्टिंग ऑल्सो गॉट डिलेड एंड दैट कोइंसाइडेड विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, जो कि आपने नवंबर में देखा जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज 999, एक्सेप्टेबल क्या है 30, और 999 भी इसलिए क्योंकि वो मीटर में 3 ही डिजिट्स हैं, हो सकता है 4000 3000 हो। हम सब जो हम सोचते हैं ना ये तो किसानों की प्रॉब्लम है, जीना मुश्किल हो गया था, और वो क्यों? क्योंकि 35 मिलियन टन्स ऑफ पराली राइस स्टबल वाज बीइंग बर्न्ड, 17,900 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फार्म लैंड which is 12 times the size of Delhi was on fire every day for a month right next to Delhi. 150 times the amount we were spending on treating respiratory diseases had we bought the happy seeder machines जो कि इको फ्रेंडली वे में राइस स्टबल को ऊपर निकाल लेते, लेकिन वो सोचा नहीं हमने। तो ये है फ्रीबी एमएसपी की वजह से जो हुआ है, और प्रो नेशन स्टेप होता कि हम हैप्पी सीडर, $70 मिलियन इज द कॉस्ट ऑफ इट। और दूसरा फ्रीबी पे मैं आ जाता हूं, पिछले 10 साल में बीजेपी सेंट्रल सरकार ने 8,000 करोड़ गवर्नमेंट एड बजट्स में लगाए हैं, जो कि आप हर रोज आज पेपर खोलते हैं, बड़े बड़े चेहरे आपको हैप्पी बर्थडे, ये कर दिया मोदी जी ने, कर दिया केजरीवाल सरकार ने, जो कि अपने आप को कह रही थी पैसा बचा रहे, ईमानदार सरकार, 3 साल में जब दिल्ली में थी 1200 करोड़ ऑन एड बजट्स। और ये 2 सरकारें हैं, 30 सरकारें आप लगा लीजिए, लैक्स ऑफ करोड़ इज बीइंग स्पेंट ऑन गवर्नमेंट एड बजट्स। आपने मीडिया देखा होगा, सॉरी अगर आपको भी मैं इस बीच में ले आया, हाँ बिल्कुल आई थैंक यू। मीडिया मुहिम चलाता है, मॉरली एंड एथिकल मुहिम, ये वो, कभी किसी मीडिया ने ये मुहिम चलाई है कि बैन गवर्नमेंट एड्स? आज तक नहीं चलाई, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपया एक तरह से हम खुद नहीं जानते कि वो ब्राइब कर रहे हैं मीडिया सरकार, कि हम तुम्हें ये 5,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं गवर्नमेंट एड बजट में, तुम हमारे अगेंस्ट ये मत कर। ममता तो ओपनली कह रखा है। तो उसमें भी आनंद भाई हैरानी इस बात की होती है कि दिल्ली सरकार का ऐड पता तेलंगाना में कहीं छप रहा है, और लोग कह रहे हैं कि हमें क्यों दिखा रहे हो तुम यहाँ पर? कम्युनिस्ट हिंदी में, तमिल हिंदी में छाप रहे हैं, स्टालिन हिंदी में ऐड छाप रहे हैं। बताइए, दिस इज ब्राइबिंग द मीडिया, एन आर्म ऑफ आवर डेमोक्रेसी, and government is doing it openly and we are not doing anything about it. Lakhs of crores of taxpayers money, this is freebie. आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी, सबसे बड़ी फ्रीबी वो है। 2005 में मनमोहन सिंह ने और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने राइटली कहा कि हम देखो जिस तरह से हम चल रहे हैं ना, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1980 में 2% ऑफ आवर टैक्स रेवेन्यू वाज गोइंग ऑन पेंशंस, नाउ इट इज 10 टाइम्स दैट, 20%। तो दे ब्रॉट एनपीएस, ठीक है, जिसमें था कि 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा, 10% एम्प्लॉय का होगा, एज अपोज टू ओल्ड पेंशन स्कीम व्हाट इज नाउ कॉल्ड, जहां पे 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी था, टैक्स फ्री भी था। सारे स्टेट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस पे आए। फिर एक और प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट 2022 में, राहुल गांधी हंसिएगा मत, लोग भी हंस रहे हैं उस पर, वो हिमाचल गए। उन्होंने कहा अगर आप हमारी सरकार को लाते हैं तो जो हम लाए थे पॉलिसी कांग्रेस सरकार, हम उसको रद्द कर देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले जाएंगे। हिमाचल हैज 1.3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 1.6 लाख पेंशनर्स, कांग्रेस वन, हम लोगों ने जिता दिया। और अब फिर दूसरे स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का वो तो मैं कंपल्शन बाद में है। आता हूं। हाँ। अब ये देखिए, सबसे पहले प्रोटेस्ट में खड़ा कौन हुआ? मोदी खड़ा नहीं हुआ, मोंटेक सिंह अहलूवालिया खड़े हुए, जो कांग्रेस के थे। उन्होंने कहा रेवड़ी टर्म इज नॉट मोदीज, इट इज मोंटेक। उन्होंने कहा सबसे बड़ी रेवड़ी ये है। आरबीआई के गवर्नर का क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग टू स्पेंड 5 times द अमाउंट ऑन ओपीएस देन यू वर स्पेंडिंग ऑन एनपीएस, डोंट डू दिस। सुना नहीं। लेकिन 6 महीने पहले क्या हुआ? जो चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के, सरकार खड़े हुए असेंबली पे, कहा कि हमारे पास एमएलएस को सैलरी देने के पैसे नहीं है। हिमाचल भवन दिल्ली में मॉर्गेज हो गया, गिरवी रख दिया। वो तो सरकार, अगर आपके पास फैमिली में दूसरा टॉयलेट है उसको टैक्स करने वाली थी। 77% ऑफ हिमाचल टैक्स रेवेन्यू इज गोइंग ऑन प्रॉपिंग दी स्कीम्स। 98 लाख करोड़ छोटा स्टेट हिमाचल का डेट में। और ये डोमिनो इफेक्ट देखिए, जब हिमाचल ने रिवर्ट किया, पंजाब रिवर्टेड, छत्तीसगढ़ रिवर्टेड, बहुत सारे ऐसे बीजेपी स्टेट्स अब हो गए हैं जो कि आर स्टिल फॉलोइंग ओपीएस। तो असली एंटी नेशनल तो इस तरह की पॉलिटिक्स है अब ना। आप मान गए ना? बिल्कुल। अब जब मैं कहता हूं मोदी एंटी नेशनल है तो लोग गरजते हैं, हाय हाय ये आ गया। मतलब आप इससे ज्यादा क्या हो लोगों का सकता है? पैसा फ्री में बांट रहे हैं सिर्फ Yes. अपना वोट खरीदने अपने के लिए, वोट खरीदने ताकत के लिए। में आने के लिए। और आप ये सोच नहीं रहे कि इससे देश गर्त में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब बताइए ये कौन देगा? मैं बताता हूं कौन देगा। 10 साल पहले इंडिया हैड 350 स्टार्टअप्स,
नाउ इट हैज़ 120,000 स्टार्टअप्स। इस पे ताली बजाने वाली बात है, लेकिन ये वही जो 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है ना, ये वही देंगे, उनका टैक्स ऊपर जाएगा। हम अमेरिका नहीं है नीरज जी, somebody, there is no free lunch। कहीं ना कहीं से हमें पे करना पड़ेगा, वरना हम श्रीलंका पाकिस्तान बन जाएंगे। क्या हम वो तैयार है बनने को? आर वी रेडी टू बिहेव लाइक व्हाट हैपेंड टू अस इन 1990? आज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $700 बिलियन, तब हमारे पास $3 बिलियन थे। 67 टन हमारा गोल्ड हमने गिरवी रख दिया था, शिप्स पे लाद दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाने के लिए। क्या हम चाहते हैं वो दोबारा आए? लेकिन किसकी हिम्मत है जो बोले पॉलिटिशियन से? तो इससे आनंद भाई आपकी सारी बातें सुन के लगता है, इसमें मैं रिलीजन वाली पॉलिटिक्स को भी लेकर आऊंगा, इसको भी लेकर आऊंगा, जो मैंने शुरू में बात की थी कि अगर किसी भी कंट्री में कोई आम आदमी है वो रिलीजियसली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है कि मुझे तो ये चाहिए धार्मिक तौर पर, और नेता उसको आइडेंटिफाई करेंगे इसको क्या चाहिए, तो फिर उसको लगेगा जब ये इससे खुश हो रहा है तो इसको मैं विकास क्यों दूंगा। सेम यही, अगर नेता ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आदमी तो सिर्फ महीने में 2,500 रुपये लेकर खुश है, उसको वो मुफ्तखोरी की आदत डाल रहा है, उसको वो ऐसी सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स की आदत डाल रहा है, तो फिर डिस्कोर्स में डेवलपमेंट आएगा कहाँ पर? अब आपने बात किया, अब इस पर कोई फॉर वंस आई एम टंग टाइड बिकॉज यू हैव रिप्लाइड इट, लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूँगा। फ्रीबी क्या है ना, इस पर हम लोग भी ना बहुत स्मग हैं। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा है मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मिडिल क्लास मान लीजिए, अपर मिडिल क्लास, कुछ भी मान लीजिए, मैंने डिफाइन कर दिया। वो सीधी सी बात है, हम जिस स्ट्राटा में, कोई इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमसे एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा है, वी हैव स्टार्टेड टू पेट्रनाइज देम। अब मैं बताता हूँ कैसे। अभी निर्मला सीतारामन जी ने टैक्स रिबेट दिया, मिडिल क्लास को दिया कि नहीं दिया? वाह कमाल हो गया, 12 लाख से ये बचा रहे हो वो बचा रहे हो। किसी ने इसको फ्री भी कहा? बताइए, कहा? नहीं कहा, एक नहीं कहा। इनकम टैक्स पे रिबेट दो, आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है, आप उसको फ्री भी नहीं मान रहे। लेकिन जो गरीब सड़क पे है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, अगर वो लाइफ बॉय साबुन भी खरीदता है 5 रुपए का, उसमें भी 50 पैसे टैक्स दे रहा है वो। एवरी इंडियन इज पेइंग टैक्स, he or she might not be paying income tax, but he is being taxed। अगर उसको आपने एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आते हुए 1500 पर मंथ दे दिया, वो आपको फ्री भी लग रहा है, आपका टैक्स रिबेट आपको फ्री भी नहीं लग रहा। दूसरी बात है, अगर एक गरीब से गरीब आदमी की जेब में अगर पैसा आता है तो क्या वो मुफ्तखोरी है? अगर आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, आदमी के घर में एक टॉयलेट आया, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, 50,000 रुपए वो हेल्थ कॉस्ट बचा रहा है अपनी, वो अपनी जिंदगी बचा रहा है। अगर आपने उसको एक फ्री सिलेंडर दिया, वो सही है, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट क्यों? नहीं वो है। सही क्यों है? हाँ। वो फ्री भी क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस गरीब आदमी की जरूरत है। आपने कहा कि अगर उसका टॉयलेट ही नहीं है, बुनियादी चीज ही नहीं अब है, उसके basic पास चीज़ सिलेंडर नहीं है, हाँ। आपने उसको मुफ्त सिलेंडर दिया, तो अब वो फ्री भी क्यों नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है डिफाइन करना। मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ चीजें आप एकदम डिफाइन करिए जो कि एक्चुअली एंटी नेशनल है, जो कि एमएसपी हुआ, जो कि ये गवर्नमेंट एड्स हुआ, जो कि फ्री पिलग्रिमेज हुआ, और रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन, मतलब ये प्लेकेट कर रहे हैं वोट बैंक को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रे में आती हैं, मैं मान सकता हूं ग्रे में आती हैं, कि आप मुफ्त में इनकम दे रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम एक चला था बीच में, मुफ्तखोरी की तरफ जा रहा है, जो भी है वो ग्रे है। कुछ हैं जो कि ग्रे नहीं है, जो कि फ्री भी नहीं है, वेलफेयर है। 3 स्ट्राटा आ गए। अब एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिया, एक ये शमिका रवि ने भी इस बारे में बात करी है, हालांकि मैं उनसे कुछ हद तक इस पर भी डिबेट हो सकती है। उन्होंने ये कहा है कि अब ये पिछले 5 साल से जो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो ये गलत है कि सही है? इस पे डिबेट हो सकती है कि भाई वो दे रहे हैं अनाज, जो कोविड के टाइम स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रेपरकशन उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों को ये मिल रहा है ना, उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो पैसा वो बचा रहे हैं वो अब फल खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जो उनकी इन पॉकेट जा रहा है। अब देखिए, सबसे द फास्टेस्ट वे ऑफ एन इंडियन एंटरिंग पॉवर्टी वाज हॉस्पिटलाइजेशन। 70% ऑफ इंडियंस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आप खुद जानते हैं, आज भी अगर आप कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल का हमने देखा है क्या हालत है, प्राइवेट इफ इज फोर्स टू गो देयर, एकदम पेनवरी में आ जाता है, कंगाल हो जाता है। आयुष्मान भारत स्कीम आई, जहां पे अभी 380 मिलियन को 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट या जो भी इंश्योरेंस दिया गया। अब वो फ्री भी है या वेलफेयर है? तो चीज ये है, अब इट हैज बीन स्लैश बाय 21% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वो पैसा उनकी जेब में गया। जो गरीब की जेब में पैसा जा रहा है वो स्पेंड कर रहा है।
तो वो एंटी नेशनल नहीं है। आप उस पर ग्रे एरिया भले ही मान लीजिए, मैं उसको नहीं मान रहा ग्रे एरिया। फ्री एजुकेशन है। आप इस वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं कि आपको मोर हेल्दियर वर्कफोर्स चाहिए। 34% ऑफ ऑल इंडियन इन्फेंट्स अंडर 5 आर क्रॉनिकली स्टंटेड एंड मैलनरिश्ड। ये आज भी है। आज भी है।